नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, इस सीरीज में हमारा ये सेट नंबर 19 है और सेट नंबर 20 जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे देखिए। ये बेशक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इस सेट से एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सेट नंबर 19 है और हम लोग जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले हमने 20 किया था, अभी 19 कर रहे हैं। वैसे ही हम सेट नंबर 1 तक पहुंचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो इसमें आप सभी लोग जानते होंगे कि जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा है। देखिए, बेसिकली जो रथ मंदिर हैं जिनका निर्माण जो है पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था, एक वातापी कोड की उपाधि धारण की थी और महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी इन्होंने। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, मामल्य शैली का विकास हुआ था और इसी शैली पर उस समय में स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर। इन्हें क्या कहा गया, रथ कहा गया था। देखिए, इसमें जो सबसे छोटा रथ है वो द्रौपदी रथ है और जब से जो सबसे बड़ा रथ है वो कौन सा रथ है, तो वो धर्मराज रथ है। ठीक। देखिए, इन रथों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, द्रौपदी रथ। घड़ी कर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर जो है घरों पर लगाया जाता था, घरों पर घड़ी कर लगाया जाता था। एवं चराई कर जो है, ये घड़ी कर और चराई कर दोनों जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध हैं और अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों घोड़ों को दागने का और सैनिकों का हुलिया लिखने का जो प्रथा था उसका भी प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसके से सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे कि सिकंदर लोदी को जाता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किसके अगेंस्ट में फतवा जारी हुआ था जौनपुर से? बी, अकबर के। देखिए, अकबर जो थे वो धार्मिक सहिष्णु थे, मतलब कि सभी धर्मों को मानने वाले थे और इसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था कि 1580 ईस्वी में जौनपुर के जो काजी मुल्ला यजूदी थे उन्होंने अकबर के अगेंस्ट में फतवा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। देखिए, इब्न बतूता जो है वो बहुत विद्वान था और इसकी पुस्तक का नाम रिहला है, जो कि एक जिससे जो है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इब्न बतूता जो है मोरक्को मतलब अफ्रीका का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? सूरत में। देखिए, जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। इसकी अनुमति से ही सन 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया था, सूरत में प्रथम फैक्ट्री खोली थी। और अगर देखें, अंग्रेजों ने तो दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दो सूचियां दी गई हैं, निर्माता दिए गए हैं और स्मारक दिया गया है। ठीक, तो इसको हमें मैच कराना है। देखिए दीनपना, अगर आप देखिए तो दीनपना आप समझ सकते हैं कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। कौन गिरकर मर गया था? तो सातवां का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हम लोग इसको मैच करा लेते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण जो है किसने कराया था? बाबर ने कराया था। दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने कराई थी, और इसी की पुस्तकालयों से चिढ़कर सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने कराया था, और अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाने का काम किसने किया था? जहांगीर ने। देखिए जहांगीरी महल अकबर ने कराया था, और अकबर के मकबरे का निर्माण का कार्य पूरा किसने किया था? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद का संस्थापक कौन था? चिनकिलिच खां। सन 1724 ईस्वी में क्या होता है, हैदराबाद की स्थापना जो है चिनकिलिज खां ने की थी। चिनकिलिज खां को फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क की उपाधि भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र आप लोग जानते हैं कि गाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। थोड़ा सा लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ने जो है सन 1786 से 93 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। सन 1805 में जब इनका दूसरा कार्यकाल आया और जब भारत बनकर गवर्नर जनरल बनकर भारत पहुंचे, तो 1805 ईस्वी में कुछ माह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें गाजीपुर में इनकी समाधि बनाई जाती है। तो लॉर्ड कार्नवालिस जो थे वो 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार अंग्रेजी शिक्षा जो है वो प्रारंभ की गई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। देखिए इन्हें मैकाले मिनट जो है इन्होंने 1835 में अपना स्मरण पत्र जो है वो प्रस्तुत किया था। ठीक, और इससे बेंटिक ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया था। तो बेंटिक ने क्या किया था, मैकाले द्वारा जो लॉर्ड मैकाले द्वारा जो और मैकाले मिनट प्रस्तुत किया गया था शिक्षा के बेस पर, उसे स्वीकार किया और उसी को इम्प्लीमेंट किया शिक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड लेजली के समय में क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का विलय हुआ तभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स आउटरम। देखिए 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था। अंग्रेजी शासन में कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। उस समय जो कर्नल जेम्स आउस्टम थे वो रेजिडेंट थे ब्रिटिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड डफरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय, ये गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए, कालक्रम दिया गया है, उसको क्या करना है? सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक। फिर गांधी इरविन समझौता हुआ था, कभी हुआ था? 1931 में हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो कभी हुआ था? 1931 में हुआ था। और उससे पहले जो राजगुरु को, भगत सिंह और राजगुरु को क्या हुआ था? फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो उसके हिसाब से जो क्रम होगा वो आंसर ए हो जाएगा, 16 का ए। मतलब पहले लाहौर अधिवेशन हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च में, 5 मार्च को, और 23 मार्च को क्या हुआ? भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दी गई, जबकि 26 मार्च को क्या हुआ था? कराची अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? भर्त्सना की थी इन द सेंस कि उनका विरोध किया था। विरोध भी नहीं कर सकते, मतलब कि उनको कहा था कि इन्होंने ये काम ठीक नहीं किया है। या फिर आलोचना कहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ये जो हमारे महापुरुष हैं उनका नाम दिया गया और उन्होंने किस चीज़ की स्थापना की उससे संबंधित है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी की, तो ये गलत है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो कर्नल अरकाट और मैडम ब्लाउटस्की ने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महात्मा, सॉरी, केशव चंद्र सेन ने। देखिए, इस एक्ट को सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता था। इस एक्ट के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के जो विवाह है उसको, शादी को क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष का नाम है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? कौन से अधिवेशन में? तो देखिए, जो 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। जबकि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें दूसरी बार जो है वो सुभाष चंद्र बोस जो है
अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला पेट्रोल डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत है। देखिए, कोयला अगर जले, पेट्रोल जले, डीजल जले तो अ, इससे क्या होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, क्या होता है? तो वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? मतलब हमारे इन्वायरमेंट का, इकोसिस्टम का फ्रेंड नहीं है, कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है वो पारिस्थितिकी का जो मित्र नहीं। देखिए, इसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो सूची दिया गया है जिसमें दर्रों के बारे में दिया गया है और कौन कौन से राज्य में अवस्थित हैं ये दर्रे, उनके बारे में दिया गया है। तो देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, तो ए का क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, फिर नथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नथुला दर्रा। नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और शिवकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? आप बताइए और इसको मैच करा लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मैं थोड़ा सा टाइम बोलने के बाद इसलिए लेता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको मैच करा के टिक कर सकते हैं, और लास्ट में आप क्या होगा कि आपने कितना क्वेश्चन खुद से करेक्ट किया, ये आपको इससे अनुमान लग जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ ताकि आपको भी सॉल्व करने का टाइम मिले, बार बार आपको वीडियोस को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम तो उतना ही आपको फिर से लगने वाला है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो देखिए, प्राकृतिक रूप से बात की जा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया है। जैसे हम लोग मीथेन बनाई भी जाती है और मीथेन खेतों से भी निकलती है, तो ये हमारे कारण होती है, मीथेन बनता है। ठीक, मानवीकृत क्रियाओं से होता है। वहीं पे देखिए, जो जल वाष्प है क्या है, ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। किस चीज़ की मात्रा जो है वो, नदी का अगर पता करना है कि ये प्रदूषित है या नहीं है, तो किसकी मात्रा मापी जाती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो मापी जाती है। देखिए, अगर ऑक्सीजन है तो पानी में, तो उसमें जो शैवाल्स हैं वो क्या हो गया, अच्छी तरीके से उनका विकास होगा। जो उसके अंदर जो जीवित प्राणी हैं, मछलियां हैं, उनका भी विकास होगा। ठीक, तो पानी को शुद्ध है कि नहीं है, तो इसकी मात्रा के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो सूचियां दी गई हैं फिर, और इन्हें मिलाना है। सुंदरपुर महाराष्ट्र, हासन आंध्र प्रदेश, खम्मान राजस्थान, खेतरी कर्नाटक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, हासन, हासन कहाँ पर स्थित है? तो हासन जो है वो कर्नाटक में स्थित है। झारखंड में देखिए सिंहभूम जो है हजारीबाग जिला वो, और राजस्थान में झुंझुनू, भीलवाड़, अलवर व सिरोही जो है वो अ, खेतों की खेतड़ी सिंघाना, खेतड़ी में जो है वो सिंघाना, खुंदरीबा, खत्री, बालदा आदि जो है मुख्य जो है तांबा उत्पादक खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने चीनी उत्पादन का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है? मतलब जितना उत्पादन करता है उसमें सबसे ज़्यादा उसका निर्यात कर देता है। तो जो भारत है वो अपने चीनी उत्पादन का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कौन देश गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? देखिए गैसोहॉल क्या होता है? तो गैसोहॉल जो है वो पेट्रोल एवं अल्कोहल के क्या किया जाता है, उसके मिश्रण से बनाया जाता है। और देखिए अल्कोहल में क्या होता है, अधिकतर जो है एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन जो है गन्ने के अपशिष्टों से तैयार किया जाता है, अर्थात जो गन्ना का पेराई होता है जिसमें से रस निकालते हैं फिर उसका चीनी बनता है, उससे जो अपशिष्ट निकलता है गन्ना का, उससे क्या होता है एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो जो ब्राज़ील है वो देश का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है गैस और ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी गहरी झील क्या है? बैकाल है। बैकाल झील है कहाँ? बैकाल झील जो है वो साइबेरिया में है। अब याद अगर आपको रखना है कि कैसे याद रहेगा, तो देखिए काल आ जाएगा जब आप सबसे गहरी झील में जाओगे, तो आपका काल आ जाएगा, आप मर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको पहले से भी याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? मतलब नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ये खत्म नहीं होता है, फिर अगले दिन सूरज निकलेगा फिर से आपका काम चालू हो जाएगा। तो 31 का क्या होगा आंसर? ए, सौर ऊर्जा जो है वो सबसे अच्छी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन सागर, ये बांध की बात हो रही है, तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से युग में जो है इसमें सुमेलित नहीं है? ये देखिए बेसिकली फसल की बात हो रही है, तो उसके उत्पादक जो है उसकी राज्य है, सॉरी। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा वो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए केले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ये देश का 19% जो है केला का उत्पादन जो है तमिलनाडु अकेले ही करता है। ठीक, जबकि आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में, नारियल का केरल में, केले का तमिलनाडु में, और तंबाकू का आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक कहाँ पे स्थित है? तो कोरी क्रीक जो है वो कच्छ की खाड़ी, कोरी क्रीक जो है देखिए गुजरात जो है वो कच्छ का रण आपने सुना होगा, वहाँ पर स्थित है।
कच्छ के रण में कोरी क्रीक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। तो देखिए, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत जो है, पंत सागर जो है, ये संबंधित नहीं है चंबल घाटी योजना से। इसमें गांधी सागर और जवाहर सागर जो ये बांध हैं, ये चंबल योजना से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो आंसर बी है वो सही नहीं है। लेट मी चेक। देखिए, जो गाड़जात की पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा के उत्तर के पश्चिम में हैं, कर्क रेखा के समांतर। नल्ला मलाई की जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। सेवराय की पहाड़ियां जो है तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है, और मांडव की पहाड़ियां जो कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, कहाँ पर स्थित है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना? तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? देखिए, ये कोयले का प्रकार है। तो जो तमिलनाडु राज्य है उस वहाँ पे लिग्नाइट कोयले का विशालतम भंडार है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। 38 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब उष्ण कटिबंध के जो ऊपर का एरिया है वहां पे। तो 39, तो पैटागोनियन मरुस्थल जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। देखिए, इसका जो विस्तार है पैटागोनियन मरुस्थल का जो है अर्जेंटीना व चिली के देशों में है। 41 डिग्री से 54 डिग्री के जो दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मतलब कौन सा फसल है जिसपे सर्वाधिक क्षेत्रफल में जिसकी खेती की जाती है, इसकी बात कही जा रही है। तो भारत में जो है वो धान की खेती जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो जो काकीनाडा है वो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। कौन सा है? काकीनाडा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, किसको दी गई थी प्राथमिकता? तो कृषि के विकास के लिए जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, संतुलित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फिर दो सूचियां दी गई हैं और आपको मिलान करना है। ये तो बहुत ही इजी है। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पाद से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है, और पीत क्रांति या पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। तो आप इसका आंसर जानते ही होंगे, मैच करा लीजिएगा। ओके, 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो किससे है? देखिए, बैंक दर का मतलब क्या है कि जो आरबीआई है वो कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देती है लोन में,
तो उस लोन में पैसा देने पर वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है उनसे, इसी को बोला जाता है बैंक रेट। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात प्रक्रिया आरंभ होती है। आयात प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होती है? इंडेंट से। देखिए अब इंडेंट क्या है, देखिए दो पक्षों आयातकर्ता व निर्यातकर्ता या क्रेता या विक्रेता के बीच जो इकरारनामा होता है या फिर समझौता होता है, इसे क्या बोला जाता है? इंडेंट कहा जाता है। और आयात की प्रक्रिया जो है इसी से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है। ड्यूटी ड्रॉप बैंक का ऑप्शन आशय है, इसका आंसर बी हो जाएगा, निर्यातकों को आयात शुल्क में वापसी। देखिए निर्यातकों पर सरकार जो सीमा शुल्क लगाती है उसे साल के अंत तक वापस कर दिया जाता है। इसके लिए अलग अलग कर अधिनियम के तहत अलग अलग सरकार अलग अलग क्षेत्र में ड्यूटी ड्रॉ बैंक की जो है वो दरें तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अभी 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं NK सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उनके बालकों के लिंग अनुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4 एज इट इज। मिजोरम, मेघालय, हरियाणा और पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात है। कहाँ पे है सबसे कम लिंगानुपात? तो बी में, दमन एवं दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता लगभग कितनी है? तो 65.46%। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वैज्ञानिक दिए हुए हैं और उनके आविष्कारों के बारे में दिया गया है। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जबकि मैडम क्यूरी ने किसका किया था? रेडियम का पृथक्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 54 का आंसर हो जाएगा डी, एंटीबायोटिक्स। जो देखिए जो क्विनमिन है वो बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स नहीं है, ये सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त क्या है? कुनैन है ये, और ये इसका उपयोग जो है
मलेरिया के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? जिंक। जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर से बनता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पैरासीटामोल सभी लोग जानते हैं, बुखार के लिए यूज किया जाता है। पॉलीएमाइड सिलिकॉन, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो है करेक्टली मैच नहीं है। देखिए एस्पिरिन को सिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है? एक दर्द निवारक औषधि है, और इसका उपयोग जो है वो फीवर में भी किया जाता है। इससे ज्वरनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो एस्पिरिन क्या है? एक सिलिसिलिक एसिड है, और इसका उपयोग जो है पेन किलर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? फूल सबसे बड़ा। तो देखिए रेप्सेलिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। यह दक्षिण पूर्वी देशों में जो है वो पाया जाता है। 58 लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। तो बेसिकली जो लिटमस पेपर जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है? तो लाइकेन से बनता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपना निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने देर के लिए? तो 1 से 2 दिन के लिए। ठीक। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है? तो देखिए एग्जाम के लिए आप जीवाणु, विषाणु, और आप लोग क्या बोलते हैं उसको, कवक, फंगी, सबसे जो रोग होता है उसको आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। जीवाणु जनित रोग कौन सा है? तो यक्ष्मा। देखिए जो तपेदिक रोग है माइक्रोबियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है, और एक जीवाणु जो रोग है। इस रोग के बचाव के लिए बचपन में क्या होता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। 61 मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। जो हमारे मानव जो कलाई है वो नाड़ी क्या होती है? नाड़ी स्पंदन करती है, मतलब ऊपर जाती है नीचे आती है, किससे? देखिए उसी दर पर जिस दर पर हृदय कार्य करता है। तो हार्ट रेट जो है कैसे, वो नाड़ी पकड़कर हार्ट रेट पता कर लिया जाता है। ठीक। एल्कोहल के निराविषण के लिए निम्नलिखित मानव अंग कौन उत्तरदायी है? तो लीवर। कहने का मतलब है कि अल्कोहल से कौन सा जो हमारा अंग है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो लीवर हो जाएगा, जिसे यकृत बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नॉट। जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील, नौका संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। फिर एंगस्ट्रॉम प्रकाश की दर की इकाई। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। जी नहीं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी हमें छांटना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो गोल्ड 198 है ये जो है वो गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि गोल्ड 98 का जो यूज होता है वो किसके लिए, कैंसर के उपचार के लिए होता है। ठीक, 64 का आंसर डी हो जाएगा। 65, वाहन के पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। मतलब गाड़ी में जो जो मिरर लगा होता है उसमें कौन सा मिरर होता है। देखिए, जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण, उसका प्रयोग किया जाता है इसके लिए। देखिए, इसको उन्नोदर भी कहा जाता है, उन्नोदर दर्पण भी कहा जाता है, याद रखिएगा अगर एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो। इंग्लिश वालों को तो आसानी होगा उसको कॉन्वेक्स के लिए, लेकिन इसके दो नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है तब। बाहरी आक्रमण से, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, और सांप्रदायिक संघर्ष का। किस कंडीशन। तो देखिए, बाहरी आक्रमण का जब खतरा हो तब, और सशस्त्र विद्रोह जब देश में हो गया हो तब, इससे कंडीशन में जो है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, इमरजेंसी की। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। तो देखिए, इस कंडीशन में जो विधायिका है जो है उसका कार्यकाल, कार्यपालिका पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। 67 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। तो देखिए, प्राक्कलन समिति जो है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही गठित की जाती है। मतलब इस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। देखिए, और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें किसी भी मंत्री को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब ऐसे सदस्य जो मंत्री के पद पर हैं वो प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं हो सकते। 68 का सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा जो है ये एक डिफरेंस है हमारे भारत के संविधान की प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में। देखिए, बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन है क्या, न्यायिक समीक्षा है क्या, कि अगर संविधान की व्याख्या करने का उत्तरदायित्व तो किसके हाथ में है, तो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित विधेयक को न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से अनुसार ये सही है या नहीं, इसकी इसको क्या करता है, अनुमानित करता है कि अगर ऐसा है, सही है तो ठीक है, अन्यथा क्या किया जा सकता है, इसको, इस प्रावधान को निरस्त कर दिया जाए। तो ये जो है हमारे भारत में ये न्यायिक समीक्षा की धारणा है हमारे संसदीय प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किस तरीके का अधिकार है। तो एक विधिक अधिकार है। कानूनी अधिकार नहीं, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से
कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? देखिए 42वें संविधान 1976 हुआ था संविधान संशोधन। उसमें क्या किया गया था, कुछ शब्दों को जोड़ा गया। एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो 3 वर्ड हैं ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। आंसर हो जाएगा बी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुता संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद जो आर्टिकल 53(1) है के तहत क्या होता है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है। ऐसा वर्णन है आर्टिकल 53(1) में। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था हमारा संविधान? देखिए 26 जनवरी 1949 तक जो है हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी, तो कौन से अधिनियम में की गई थी? देखिए तो 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी उसके रिपोर्टों के द्वारा है पंचायती व्यवस्था की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। मौलिक अधिकारों के संरक्षक है कौन है? तो जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? आर्थिक समीक्षा की, तो ये जो होगा आंसर इसका सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझाव द्वारा एक समिति का गठन किया था, उसके अध्यक्ष? देखिए तो जो YH मालेगांव समिति बनाई गई थी, ठीक, उस समिति के अध्यक्ष जो थे, मालेगांव समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष जो थे YH मालेगांव थे। यह जो सूक्ष्म वित्त के अध्ययन पर उनके सुझाव रिकमेंडेशन के लिए यह समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो महालवारी बंदोबस्त जो है यह, देखिए ये भू नीति थी, महालवारी, रैयतवारी, ठीक, तो इसमें महालवारी हो जाएगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सहायक संधि क्या थी ये, ब्रिटेन में बना के भारत को संचालित करने की ये सब एक नीति थी, उसके तहत ये भारत को में जो प्रशासन है उसका संचालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? शीत धारा इन द सेंस की ठंडी धारा है, कौन सी है? देखिए गल्फ स्ट्रीम, जी नहीं, ये तो गर्म जलधारा है। बेंगुएला, ये भी गर्म जलधारा है। ब्राज़ील धारा,
ये भी गर्म है। पेरू धारा, देखिए ये अटलांटिक महासागर की पूछ रही है, ठीक। तो पेरू धारा कहाँ पर है? पेरू धारा ये आपका पैसिफिक सी में है, पैसिफिक ओशियन में। जबकि बेंगुएला जलधारा जो है वो कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में है, और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 81, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। आंसर बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से 3 राज्यों में पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का अनुमोदन प्रदान किया है। उसमें कौन सा राज्य है? तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका ए, अरुणाचल प्रदेश में। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय स्थापित करने का जो है अनुमोदन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मानव अधिकार विधि के एक ढांचे के भाग के रूप में है। सभी मानव अधिकार जो हैं क्या है? अन्योनाश्रित है, अंतर संबंधित भी है और अविभाज्य भी है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, दो सूची दी गई है गवर्नर जनरल और उनकी महत्वपूर्ण नीतियों से संबंधित है। तो देखिए, हम इसमें अगर पढ़ें तो जो डी है लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल के विभाजन की नीति अपनाई थी। तो देखिए डी का आंसर ए हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपके पास बचेगा ऑप्शन ए और सी। फिर लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स मतलब कि राज्य अपहरण की नीति को अपनाया था। तो सी का हो जाएगा 2। तो ऐसे कंडीशन में आप देखते हैं तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए हम लोग इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के ही इसको अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। भले एक दो चीज़ें आपको याद ना हो, एक दो याद भी है तो इसका आंसर लाया जा सकता है एलिमिनेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारभूत ढांचा का संवैधानिक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा आविष्कृत है? मतलब किसने आविष्कार किया था संवैधानिक ढांचा सिद्धांत का? तो 85 का क्या हो जाएगा? बी हो जाए। न्यायपालिका ने हमारे लिए हमारे देश में जो है आधारभूत ढांचा का जो संवैधानिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। देखिए ये टोटल 85 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स और रीजनिंग से है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेते सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। और अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिएगा, उसके हिसाब से मैं अपने अगले वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। थैंक यू।